नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी क्लोज की नई और एक विशेष सीरीज में, जिसमें हम बात करते हैं विश्व के उन प्रमुख धर्मों की, पंथों की, मजहबों की, जिन्हें इंग्लिश में रिलीजन भी कह दिया जाता है, या कुछ लोग कहते हैं कि भाई रिलीजन नहीं है, विचार है, एक जीवन जीने की पद्धति है। वो हो सकता है सनातनी धर्म की बात हो सकता है, शिंतो की बात हो सकता है, किसी जैन धर्म की बात हो सकता है, बौद्ध की बात हो, इस्लाम की बात हो, क्रिश्चियनिटी की बात हो, या फिर और किसी भी धर्म, पंथ, मजहब, रिलीजन या किसी एक परंपरा की बात हो, जीवन जीने की पद्धति, या ऐसी एक विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा या सामाजिक विचारधारा जिसने विश्व के अधिकांश लोगों को जीवन जीने का एक विशेष दृष्टिकोण दिया और उन्हें प्रभावित किया। इसी सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं कन्फ्यूशियनिज्म, यानी कन्फ्यूशियस वाद। कन्फ्यूशियस द्वारा स्थापित, कुछ लोग कह देते हैं वाद है। नाम है मेरा ऋषि सुधांशु पांडे। सबसे पहले सवाल करते हैं कि भाई ये कन्फ्यूशीवाद है क्या? क्या है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं? बहुत बेसिक से सवालों पे हम चलते 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 पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ये सिद्धांत क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसका विश्व के अन्य धर्मों, मजहबों, पंथों, दार्शनिक विचारधाराओं से क्या संबंध है, ये किस तरीके का दृष्टिकोण रखता है, क्या ये पूर्ण रूप से धार्मिक दृष्टिकोण है, क्या ये पूर्ण रूप से दार्शनिक दृष्टिकोण है, या ये पूर्ण रूप से सामाजिक दृष्टिकोण है, क्या इन सभी का अमलगमेशन यानी एक सम्मिलित स्वरूप है। तो बात करते हैं कन्फ्यूशियवाद की। कन्फ्यूशियनिज्म यानी कन्फ्यूशियसवाद जीवन का एक तरीका है। अब ये तरीका कहां से आया? ये तरीका आया 6वीं और 5वीं शताब्दी पूर्व, यानी बीसीई, ईसा पूर्व, प्रचारित किया किसने? कन्फ्यूशियस ने। और जिसको फॉलो किसने किया? चीन के लोगों ने। अब आप देख लीजिए, चीन आज विश्व की सर्वोच्च शक्ति है। अगर हम तकनीकी रूप से देखें या आर्थिक रूप से देखें, अमेरिका का वर्चस्व छूट गया और हमेशा चीन ने अपना एक अलग स्वरूप बना के रखा। चाहे इतिहास के कितने भी पन्नों को आप उठा के देख लीजिए, उन सभी चीनी लोगों ने इस वाद के माध्यम से अपनी जीवन जीने की पद्धति को रखा है। ऐसा नहीं है केवल चीन ने रखा है, बल्कि जापान, कोरिया और वियतनाम के भी बहुत सारे लोगों पर, अधिकांश लोगों पर इसका प्रभाव रहा है। कन्फ्यूशियवाद क्या है? एक संहिता है। किस चीज की संहिता? सामाजिक जीवन की, जीवन जीने की शैली की एक संहिता। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। कन्फ्यूशियवाद चीन में उस समय आया जब भारत में जैन और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। तो क्या एक प्रश्न नहीं उठता कि क्या वो सदी ही विशेष थी? क्या वो समय ही विशेष था जिसने सभी जगह किन्हीं ना किन्हीं सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए आवाज उठाई? चाहे वो भारतवर्ष की सनातन संस्कृति हो, चाहे चीन की स्थापित संस्कृति हो, जिसके विरुद्ध कन्फ्यूशियसवाद ने एक सामाजिक जीवन जीने की संहिता की स्थापना की और उसका पालन करने की बात की। अब एक दूसरा प्रश्न होता है, कन्फ्यूशियसवाद में क्या ईश्वर की स्थापना की बात है? तो कह देते हैं नहीं, यहां ईश्वर की स्थापना की कोई भी बात नहीं है, ना ही किसी देवता की पूजा की जाती है। ऑल्दो, यद्यपि पूर्वजों यानी प्रारंभिक जो लोग थे उनकी तरह खुद कन्फ्यूशियस जो हैं उनकी एक गुरु के रूप में, या कहिए एक ऋषि के रूप में, और या कहिए शिक्षक के रूप में पूजा की जाती। जैसे हम जैन और बौद्ध धर्म में भी देखते हैं कि वहां पर भी जैन जो हैं मुनि और महात्मा बुद्ध हैं, उनकी किसी विशेष रूप में पूजा की जाती है। ईश्वर के समान दर्जा नहीं दिया जाता है उन्हें। एक छोटा शब्द और एक सवाल और कर लेते हैं हम कि भाई कहां से आया, कौन लेके आया? जैसे मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया, कन्फ्यूशियस ने एक संहिता की बात की, लेकिन ये आया कहां से, है ना? कभी कभी ऐसा माना जाता है, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि कन्फ्यूशियस ने इस कन्फ्यूशियसवाद को स्थापित किया, लेकिन वो खुद कहते हैं कि भाई उन्होंने कोई नए सिद्धांत नहीं दिए, है ना? उन्होंने दर्शनों की व्याख्या की। कहा जाता है कि जोउ के जो ड्यूक थे, जोंगोंग, उनके दर्शन की उन्होंने व्याख्या की। बस वो व्याख्या इस तरीके से सरल रूप में लिखी कि लोगों को समझ में आया, है ना? लोगों को अनुष्ठान की प्रणाली समझ में आई, उन्हें परिष्कृत करने में
लोगों को मदद मिली। जैसे अगर मैं बात करूं अद्वैत वेदांत यानी वेदांत के दर्शन की, तो शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की, लेकिन अद्वैत हर कोई समझ नहीं सकता था। अब कौन क्या समझ रहा है, जटिल था। तो उसके परिणाम में क्या हुआ, रामानुजय। फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद निम्बार्क, ऐसे अलग अलग दार्शनिक आए और अंत में वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का दर्शन दिया। पुष्टि मार्ग अगर विशेष रूप से देखें तो एक दर्शन था जिसमें गृहस्थ जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण करते हुए जीवन जीने की एक बहुत सरल शैली की चर्चा है। तो ऐसे ही कन्फ्यूशियस ने भी उस समय के जो उनके प्राचीन टेक्स्ट थे उनकी एक सरल व्याख्या स्थापित की और संहिता का निर्माण किया। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई कन्फ्यूशियस के विचार क्या थे। थोड़ी सी इंग्लिश में फिलॉसफी देख लेते हैं, आपके सामने इंग्लिश में क्या लिख के दिया है। जो मोटा मोटी मैंने बताया उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बताया। ऐसा नहीं है कि वट एवर इज रिटन इज बीइंग टोल्ड बाय मी टू यू। ठीक है, जैसे कि मैं कह चुका हूँ, इट्स नॉट ए ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, कोई है ना संस्थागत धर्म नहीं है। जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की बात करूं तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, वहां बिल्कुल क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। ये जीवन जीने की एक परंपरा, और खास तौर पे इसने किसको प्रभावित किया, बात करें तो सरकार को प्रभावित किया है, समाज को प्रभावित किया है, और साथ में प्रभावित किया है शिक्षा को, और परिवार की जो पद्धति है, जीवन जीने की जो शैली है, उनको प्रदान करने के जो तरीके हैं उनको प्रभावित किया है, इंस्पायर किया है, एक फ्रेमवर्क प्रदान किया, जैसे मैंने की संहिता शब्द दिया। अब कन्फ्यूशियस के विचार क्या है। कन्फ्यूशियस बात जो, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, कन्फ्यूशियस से शुरू नहीं होते हैं, है ना। उन्होंने केवल अपने आप को एक ट्रांसमीटर माना है। ट्रांसमीटर का मतलब हुआ कि मैं तो एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं ओनर नहीं हूं इस सूचना का, इस जानकारी का, इन तथ्यों का, उन फैक्ट्स का, इन संहिताओं का। मैं केवल इनको एकत्रित करके एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट कर रहा हूं, दैट्स ऑल। ठीक है, जिस तरीके की बुद्धा या जीसस, ईसा मसीह को माना जाता है कि उन्होंने इन धर्मों की स्थापना की है, लेकिन कन्फ्यूशियस के केस में ऐसा नहीं है। उनका उद्देश्य क्या था, रिवाइटलाइज करना, किसको, पास्ट को, थ्रू रिचुअलाइज्ड लाइफ। यानी अब आप ये देखिए कि वो प्राचीन संस्कृति जो थी उसको स्वीकार करते थे। उनका उद्देश्य था कि उस परंपराओं को, उन संस्कृतियों को, उनके जो दैनिक आचार विचार, जीवन के प्रकार थे, उसको जीवन में शामिल करना, लागू करना, और इसीलिए उनको अपनी संस्कृति की संचयी शक्ति में विश्वास था। ही बिलीव दैट पास्ट एंड द कल्चर ऑफ द पास्ट इज द सुपर मोस्ट। ठीक है, और सीकिंग टू अंडरस्टैंड एंड्यूरिंग प्रैक्टिसेस सच एज एंसेस्ट्रल रेवरेंस, उन्होंने श्रद्धा की बात की, है ना। एंसेस्टर मानना पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हैं, रेवरेंस यानी श्रद्धा, जो हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा है, वही संस्कृति के प्रति जो हमारी श्रद्धा है। मॉर्निंग सेरेमनीज हैं जो हम, जैसे पितरों को अर्पण करते हैं, भारतवर्ष में भी पितरों को अर्पण किया जाता है, तो उसी तरह उन्होंने उदाहरण लेके इस चीज को समझाया। हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ हिस्ट्री वाज ड्रिवन बाय हिज डिजायर टू कनेक्ट ह्यूमैनिटी फाउंडेशनल नीड फॉर बिलोंगिंग एंड कम्युनिकेशन। उन्होंने क्या किया आपको समझा, तो उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा, उन्होंने संस्कृति को पढ़ा कि भाई इतिहास में किस तरीके से चीजों को किया जाता था। उन्होंने एनालाइज किया, विश्लेषण किया कि अच्छा इसका कारण ये था, तो उन्होंने एक संहिता बनाई कि भाई ये किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए वो उन्होंने लिख दिया। भारतवर्ष में भी जैसे मस्तक पर तिलक लगाने की एक प्रक्रिया है, ठीक, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, लेकिन इसका तार्किक दृष्टिकोण क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। अगर आप बात करें तो इसका वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण है कि तेज बढ़ता है, बुद्धि में विकास होता है। और साइंटिफिक देखें तो यहाँ पर एक शरीर की एक बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड यानी ग्रंथि उपस्थित होती है, जिसको रोज इस तरीके से रगड़ने से, अच्छा अति सर्वत्र वर्जित, ऐसे नहीं कि आप रगड़ने ही लग जाओ सारे के सारे कि आज ही हम अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। रोज तिलक लगाने से वो ग्रंथि जो है जागृत होती है, और मनुष्य का जो सात्विक विकास है वो उत्तरोत्तर प्रगति करता। तो इनका भी वही दृष्टिकोण है कि भाई हम हमारी परंपराओं को किस तरीके से नवीन रूप में या उसी के स्वरूप को आगे कैसे ले जाए।
कल्चरल लेगेसी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि उनका पूरा रीजनरेटिव, पूरी तरीके से नवीन उत्पादन नाभा पोटेंशियल यानी संभाव्यता है, उनमें नई चीजें देखी जा सकती है। ट्रेडिशनल वैल्यू, मैंने आपको पारंपरिक मूल्य की बात की। क्रूशियल फॉर फ्यूचर रिन्यूअल, अगर भविष्य में आपको पूर्ण रूप से नव स्थापित करना चीजों, तो आपको इतिहास की, आपकी सांस्कृतिक मूल्यों को आपको सुनिश्चित करके रखना ही होगा। इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हिस्ट्री पोजीशन, मैंने आपको जैसा बताया इतिहास को पढ़ने की उनकी रुचि थी और उसी के आधार पर उन्होंने संस्कृति को पुनर्जीवित करने की बात की। ऐतिहासिक संदर्भ की अगर अपन बात करें, कब ट्रेसेस बैक करते हैं, किस डायनेस्टी में, 18 टू 12th सेंचुरी, यानी जब जिसकी समय की मैं बात कर रहा हूं उससे भी 700-800 साल पहले, predating the Shang dynasty. And although he initiated what is known as Confucianism, he and his followers identify with the Ruzia or scholarly tradition originating with the legendary sages Yao and Shun. अब जैसे हमारे यहाँ ऋषियों की बात होती है, भिन्न भिन्न ऋषि हैं, सबने वेदों में, सबने संहिताओं में भागीदारी की। इसी प्रकार वहां भी जो ये शे हैं, जो साधु हैं, याओ और शुन, ये जो लिखा हुआ है ना या और शुद्ध, इनकी बात की, ठीक है, उनके नैतिक अनुनय के माध्यम से एक सभ्य दुनिया के निर्माण करने की चर्चा हुई और उन्होंने उसको संहिताबद्ध किया। कन्फ्यूशियस ने उसी को एडमायर किया, है ना। अब जाओंग, द ड्यूक ऑफ जाओ, जिसकी हम चर्चा शायद पहले कर चुके हैं, उनको कन्फ्यूशियस अपना नायक मानते थे और उनके बारे में कहा भी जाता है कि चीनी साम्राज्य को मजबूत करने में, चीनी साम्राज्य को विस्तारित करने में और चीनी साम्राज्य को परिष्कृत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, अब बात आती है कि भाई blood ties, marriages, alliance and contracts, promoting social order through shared cultural values rather than legal consent. उन्होंने विधि के आधार पर बात नहीं की, समाज में समरसता, समाज में प्रेम बना रहे, उस आधार पर इन सभी नियमों की स्थापना की बात की। अब ये सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या कहता है कि इसी सिस्टम के कारण, उससे पहले मैं बता दूं, उसी सिस्टम के कारण जो जाओ डायनेस्टी थी उसने लगभग 5 शताब्दी यानी 500 वर्ष से भी अधिक राज किया, साम्राज्य पे राज किया। और कैसे था, रूट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल किंगशिप, कि भाई वो ईश्वर के द्वारा सभी पर शासन करने आए हुए हैं, मैंडेट ऑफ हेवन, है ना, टियान मिंग, यानी उनके पास स्वर्ग का शासन है। अच्छा, एक चीज अंतर देखो, इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से बताता हूं, वहां के राजा क्या कहलाते थे, मैंडेट ऑफ हेवन, ठीक है। शिंटो की हमने पिछले लेक्चर में बात की, पिछली सीरीज में बात की, तो हमने कहा कि कामियों का राज्य था, कामी जो शब्द आता है उनका राज था। भारत में देवानाम प्रियदर्शी, सम्राट अशोक को कहा जाता कि देवों के प्रिय हैं वो। अगर हम सातवाहनों की बात करें तो देवपुत्र सातकर्णी, वो देवताओं के पुत्र हैं। कहीं ना कहीं सब में एक रूप में सिमिलैरिटी यानी समानता मिलती ही है कि सभी ने अपने आप को अदृश्य शक्तियों पर, पारलौकिक शक्तियों द्वारा स्थापित शासन के रूप में माना है, जिससे कि उनकी स्वीकार्यता समाज में बढ़ जाए। I hope the concept is clear. This is very interesting concept of history, not even in India, but all over the world at that particular time. Unlike the divine rights of king. अच्छा, यहां पर इनका क्या मानना है, इनके पास कोई भी देवी शक्तियां नहीं थी राजा के पास, ठीक है, डिवाइन राइट नहीं थे, ठीक है। द मैंडेट रिक्वायर्ड रूलर टू मेंटेन वर्च्यू, अगर वो वर्चुअस नहीं रहेंगे, सद्गुणी नहीं रहेंगे, तो वो राजा नहीं रहेंगे। उनकी अथॉरिटी यानी प्राधिकार किस पर निर्भर करता था, आम जन के विचारों पर। आम जन अगर मानते हैं राजा अच्छा है तो ही वो राजा रहेंगे, अन्यथा उनका राज्य जो है समाप्त हो जाएंगे। नैतिक अनुनय अधिकाधिक प्रभावशाली होता गया बिना आधारों पे, ठीक है। ऋषियों और महानुभावों की जो उन्होंने राजनीतिक और नैतिक नियम दिए उनको फॉलो किया गया। इसी की सिमिलरिटी में अगर हम देखें अशोक, आप देखिए अशोक ने क्या धम्म का पालन किया, तो वो घूम फिर के धन यही कि नैतिकता, राजा के लिए नैतिक क्या है, वही अगर हम यहाँ देखें तो जऊ जो किंग थी, जऊ से जायद डायनेस्टी थी, उसने भी इसी रूल नियमों का पालन किया। कब तक बात है, कन्फ्यूशियस से, राकेश से पहले।
कन्फ्यूशियस का जब एरा आता तो फ्यूडल रिचुअल सिस्टम जो थे वो काफी ज्यादा डिटोरेट हो गए, यानी समाप्त हो गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, तहस नहस हो गया, वो नैतिकता बची नहीं। रिजल्ट क्या हुआ? पॉलिटिकल क्राइसिस एंड मोरल डिक्लाइन एज द किंगडम फ्रेगमेंटेड इनटू 14 फ्यूडल स्टेट्स। सब जगह बंटवारा हो गया, शासन का केंद्र नहीं था। अगर मैं गुप्त साम्राज्य की बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त शासन सर्वोच्च स्थिति में था उस समय। उससे पहले अगर हम देखें मौर्य के बाद में फर्स्ट एडी और सेकंड एडी में बिल्कुल टूटा हुआ साम्राज्य था बार बार। उन सबको कंसोलिडेट करने का काम किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसी तरीके से अकबर के समय की जब मैं बात करूं तो कंसोलिडेट करने का काम उन साम्राज्यों ने किया। ऐसा ही इस दौर में कन्फ्यूशियस के विचारों की उत्पत्ति का आधार माना जाता है कि सब टूटे हुए थे। इन रेस्पॉन्स कन्फ्यूशियस फोकस ऑन रीडिफाइनिंग। अब कन्फ्यूशियस ने क्या किया कि भाई पहले कैसे इनका शासन चलता था बढ़िया, तो उसने उस हिस्ट्री को पढ़ा, उसने समझा कि अच्छा संहिताएं बनी हुई थी, समाज एक तरीके से अच्छा व्यवहार करता था। सब सनातन शब्द मैं जैसे यहाँ कह देता हूँ कन्फ्यूशियस में, आप उसको कन्फ्यूशियस संहिता माने, ठीक है, उनके हिसाब से नियमों से चलते हैं, तो व्यवस्था बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसमें नैतिकता समाप्त हुई, समाज राष्ट्र शिक्षा और परिवार के जो मूल्य थे वो कमजोर हुए, सद्गुण जो हैं वो दुर्गुणों में बदले, कम हुए, तो ये फ्यूडल सिस्टम आया और एक रूपता और सब में प्रेम और समरसता का अभाव हुआ। तो इसलिए उसने कहा कि लेट्स रीडिफाइन द कल्चरल वैल्यूज टू रिवाइटलाइज क्रूशियल इंस्टीट्यूशंस। अब एनालेक्ट्स एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ कन्फ्यूशियस आइडियाज की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी विस्तृत चर्चा करें, क्या है बिंदु ये? एनालेक्ट्स है ना, ल्यूमियो द की स्क्रिप्चर्स ऑफ कन्फ्यूजन। क्या संहिता में लिखा क्या? जैसे पुस्तक ऋग्वेद की मैं बात करता हूं, वैसे ही की स्क्रिप्चर है। लाइकली कंपाइल्ड किसने किया? उनके शिष्यों। और उनकी जितनी भी शिक्षाएं थी उनके द्वारा कही गई, उन्हें ओरल यानी मौखिक रूप से और लिखित दोनों ही रूप में शामिल किया। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि ऋचाएं हैं, ये सब मौखिक रूप से कही जाती थी, और बहुत समय बाद धीरे 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 करके इन्हें वेदों के रूप में लिखा गया। वेदों के बाद ब्राह्मण आया, फिर ब्राह्मण के बाद अरण्यक आए, और अरण्यक के बाद उपनिषदों का निर्माण हुआ। तो ये एक संहिताबद्धकरण है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसे ही कन्फ्यूशियस के केस में भी था कि भाई उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संहिताबद्ध किया। सिग्निफिकेंट ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस, वो कहते हैं कि भाई कन्फ्यूशियस का जो स्पिरिचुअल ग्रोथ था, है ना, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट था किसकी तरफ? सीखने की तरफ। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म, इसे कहते हैं आत्म पहचान करना, रियलाइज करना, स्वयं को पहचानना। नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो की जो बात करता है सॉक्रेटिस, वो यहाँ उनका विचार था कि सेल्फ रियलाइजेशन, हम अपने आप को पहचाने समझे। उन्होंने हमेशा विश्वास किया कि शिक्षा जो है वो लगातार चलने वाली चीज है, और उसका उद्देश्य क्या है? सद्गुणों की स्थापना। किस में? व्यक्ति में भी, समाज में भी, और राजनीति में भी। कन्फ्यूशियस ने संस्थाओं को रिवाइटलाइज करने का प्रयास किया। किस तरीके से? सोशल ऑर्डर से। और उन्होंने रिजेक्ट किया इस विचार को कि भाई किसी के पास पैसा और शक्ति है तो ही उसकी ताकत को पहचाना जा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति सद्गुणी है तो भी बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है, ठीक है। कन्फ्यूशियस आर्ग्यूड, उन्होंने कहा कि सेल्फ कल्टीवेशन, अपने आप में अच्छी चीजों का विकास करना, इस फाउंडेशनल है ना। अगर किसी भी समाज और किसी भी राजनीतिक संस्थान को स्थायित्व चाहिए, किसी भी समाज को, किसी भी सरकार को स्थायित्व चाहिए, तो हमेशा इन सद्गुणों को मूल रूप से रखना ही पड़ेगा। अगर आपने इन वर्च्यूज को, जिन्हें हमारे यहाँ मूल्य कह दिया जाता है, जैसे न्याय, ईमानदारी, सत्य बोलना, प्रेम, करुणा, दया, अगर आप ये सब वैल्यूज रखेंगे तो ही जाके कहीं ना कहीं आपका जो समाज और राजनीतिक तंत्र है वो स्थायित्व को प्राप्त करेगा। Zhao was central to his ethical framework. Filial piety, viewed as a first step towards achieving REN, यानी ह्यूमैनिटी, मानवता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ आधार दिए, और उसमें जियाओ जो है उसे मूल माना जाता है। सारी जो वैल्यू है ना, फैमिली के आधार पर उन्होंने शुरू की और उसे पूरी तरीके से सामाजिक संरचना में स्थानांतरित कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने
एक राजनीतिक स्थापना को भी मूल रूप से परिवार के रूप में माना कि भाई परिवार अगर सही है तो समाज सही होगा, और समाज सही है तो राष्ट्र यानी राजनीतिक जो संस्थापन है वो सही होगा। Confucius articulated that caring for family is a form of political participation, indicating that personal ethics are crucial to the public good। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर व्यक्ति और परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा, फिर राष्ट्र भी अच्छा ही होगा। ह्यूमन एज ए सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन की बात करते हैं और परंपराओं को, प्रथाओं को के पालन की बात करते हैं। प्रोमोटिंग बोथ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने परिष्करण की, हमारे यहाँ जैसे संस्कार संस्कृति है ना, परिष्करण शब्द दिया जाता है, वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन की ये बात करते हैं और इसे मानते हैं कि ये सामाजिक उत्तरदायित्व है। जैसे उदाहरण के लिए कहें कि भाई हमारे आज के 20 साल 30 साल पहले माता पिता या बड़े लोगों के पैर छूना एक सेल्फ डिसिप्लिन की बात होती थी, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, और सोशल ऑब्लिगेशन भी था, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। लेकिन इसमें आज की तारीख में बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन आ गया। आज हम पैर छूते हुए शर्माते हैं, घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे, किसके पैर छुए, क्यों छुए। लेकिन वहां चीन में कन्फ्यूशियस ने इसी बात की स्थापना की कि नहीं, ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, आपको छूना ही है। गोल्डन रूल कन्फ्यूशियस का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, गोल्डन रूल, और बहुत सरल सिद्धांत है। जो आप अपने साथ नहीं करते होने देना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो दूसरों के साथ भी ना करें। डू नॉट डू अनटू अदर्स व्हाट यू वुड नॉट वांट अदर्स टू डू अनटू यू। जो जो आप ये नहीं चाहते कि दूसरों आपके साथ करें, वो आप भी दूसरों के साथ मत करो। जैसे बेईमानी, जैसे घूसखोरी, जैसे अभद्र भाषा का प्रयोग, जैसे हिंसा। आप चाहते हो कि कोई आपके आके झापड़ मार दे या कोई आपको गाली बके? नहीं चाहते। लेकिन क्या हम वही व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं? नहीं करते। तो कन्फ्यूशियस का गोल्डन रूल यही कहता है कि आप भी वो व्यवहार दूसरों के साथ मत करो, आपके साथ भी वो व्यवहार नहीं होगा। अल्टीमेटली कन्फ्यूशियस टीचिंग emphasize that learning to be human is a communal endeavor where personal development is intervened with the well-being of others। आपकी, मेरी और समाज की वेल बींग आपस में जुड़ी हुई है। अगर मैं खराब हूं तो समाज भी आज या कल खराब हो ही जाएगा, और समाज खराब है तो मैं कितना भी अच्छा रहूं, मैं भी कल खराब हो ही जाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ द क्लासिकल कन्फ्यूशियस ट्रेडिशन, किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ? हनफीज है ना, शॉर्टली आफ्टर कन्फ्यूशियस की डेथ की बात थी, जो उनके डिसिप्लिन थे, उनके जो शिष्य थे है ना, जो उनके फॉलोअर्स थे, वो अलग अलग विचारों में अलग अलग स्कूल्स में डाइवर्ट हो गए। जैसे अगर जैन धर्म की बात करें तो श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। बौद्ध की बात करें तो हीनयान, महायान और वज्रयान है। ऐसे ही स्कूल कन्फ्यूशियस के भी डिस्ट्रीब्यूट हुए, बटे, है ना। सब ने ये माना कि हम ही कन्फ्यूशियस की मूल टीचिंग जो है वो हम बताएंगे, है ना। और मूल रूप से 5th सेंचुरी बीसी में कन्फ्यूशियज्म हैज लिमिटेड इन्फ्लुएंस, है ना, डिस्पाइट द एंथुसिज्म जनरेटेड बाय नोटेबल फिगर्स लाइक यान युआन एंड ज़ेंगे ज़िंगोंग, ठीक है। वापस से 371 से 279 बीसी, है ना, वॉरिंग स्टेट्स का पीरियड आता है और कलेक्टिविज्म ऑफ मोई एंड द इंडिविजुअलिज्म यांगजू शुरू होता है। और चीन की वहां की राजनीतिक व्यवस्था बता रहा हूं आपको, और उसका कन्फ्यूशियस में क्या इंपैक्ट था उसकी चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटिकल लैंडस्केप एट दैट टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड द फेलियर ऑफ कन्फ्यूशियस अटेम्प्ट। उन्होंने कन्फ्यूशियस के जो प्रयास थे उसको समाप्त कर दिया, एक तरीके से जो भी उसके सकारात्मक बदलाव होने थे उन सबको समाप्त कर दिया। मोरलाइज पॉलिटिक्स एज अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ज़ोंग फ्यूडल सिस्टम अलाउड वेल्थ एंड पावर टू टेक प्रेसिडेंस। तो वापस से, जैसे मैंने भी आपको बताया ना, पैसा और ताकत प्राप्त हो गई तो भाई बात ही खत्म हो गई है। While early Taoists sought refuge in nature and proto-legalistic aim to gain influence through powerful rulers, Confucianism positioned themselves as the conscience of the people, unwilling to align with the ruling minority. This created a dilemma for them. उन्होंने क्या चाहा था? They desired political involvement, लेकिन could not accept the existing power structure as legitimate. Legitimate नहीं था, विधिक नहीं था। किसने किया भाई? पावर्स फ्रॉम हेवन आ रहे हैं क्या? क्या ये नैतिक है शासक? प्रश्न तो यही था ना। लोगों का परसेप्शन क्या था? Ultimately, they found themselves caught in a conflict between किसमें? Their idols and the realities of the political world. Ideals क्या थे? शासक नैतिक होना चाहिए, स्वर्ग का आदेश है
क्या वो था? नहीं। वर्तमान में क्या चल रहा था? कुछ और। स्ट्राइविंग टू एंगेज वाइल रिजेक्टिंग द स्टेटस क्यू, तो जो चल रहा था वो बदल रहा था। पॉलिटिक्स क्या कहती है? पॉलिटिक्स में इनके क्या विचार है? ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई उस समय तो द्वैध था, विचारों में भिन्नता थी, भाई हो आइडियल तो कुछ और था, हो कुछ और रहा था। Confucius thinkers like Liu Jian and Zhang Yi contributed to policy decisions, यानी नीति निर्माण में उन्होंने भाग दिया। साथ ही साथ Confucianism was not particularly influential until the rise of Dong Zhongshu। कब आते हैं वापस? 179 सी और 104 बीसी। Reign of Woody, Confucianism had become deeply integrated in the central bureaucracy। तो कन्फ्यूशियस जब आए उसके बाद 300 सालों तक कन्फ्यूशियनिज्म यानी सॉरी कन्फ्यूशियवाद वापस से उतना मजबूत नहीं था, लेकिन उनकी डेथ के लगभग 350 से 400 साल बाद वो पुनः अस्तित्व में आया और बहुत मजबूती से आया। केंद्रीय प्रशासन में की फीचर्स क्या थे? सेपरेशन ऑफ कोर्ट एंड गवर्नमेंट, सरकार और न्यायालय। आप देखो भारतवर्ष में भी क्या है? शक्तियों का पृथक्करण, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तो यहां पर भी न्यायपालिका और कार्यपालिका को अदर अदर अलग अलग रखा गया। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स थ्रू रिकमेंडेशंस एंड सिलेक्शंस, फैमिली सेंटर्ड सोशल स्ट्रक्चर एंड एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, है ना, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की बात हुई। एंड कन्फ्यूशियन आइडियाज आल्सो शेप्ड द लीगल सिस्टम, न्याय व्यवस्था में भी उन्होंने भागीदारी की। क्या थे? रिचुअल्स डिफाइनिंग सोशल रिलेशनशिप, जैसे हमारे यहाँ भारत में मनु संहिता की बात होती है या फिर मिताक्षरा की बात होती है, दाय भाग की बात होती है। हम लीगल जैसे BNSS, वर्तमान में BNSS हो गया है ना, भारतीय नागरिक संहिता होगी, भारतीय न्याय संहिता होगी, अब इनके आधार पे चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम चलते थे दाय भाग और मिताक्षरा के आधार पर। तो वो क्या थी? हमारी परंपराओं को देखते हुए बनाई गई संहिता। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके उसे CPC, CRPC और IPC में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारी हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी पूरी खराब हो गई। इसी से दिक्कत हुई। कन्फ्यूशियस यानी चीन में क्या चला? नहीं चला। चीन में ये नहीं चला। चीन में क्या चला कि भाई जो हमारे पारिवारिक और सामाजिक जो संरचनाएं हैं उसी हिसाब से नियमों की परिभाषाएं होंगी, उसी हिसाब से नियमों की रचना होगी। वुडी ने क्या किया? ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कन्फ्यूशियनिज्म एज ए स्टेट आइडियोलॉजी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई कन्फ्यूशियनिज्म, जैसे अगर आप बात करें, जैसे अशोक ने क्या कहा था? धम्म राज का धर्म है ना, धम्म का पालन। ठीक है, ऐसे ही वुडी ने भी ये कह दिया कि कन्फ्यूशियस का पालन करना ही राज्य का धर्म है, कि राज्य भी उसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, दिस लेड टू कन्फ्यूशियनिज्म क्लासिक्स बिकमिंग सेंट्रल टू द एजुकेशन, है ना। वुडी एस्टेब्लिश्ड 5 यूनिटिकेट्स, द 5 क्लासिक्स एट कोर्ट, क्रिटिक एंड अर्ली। बहुत उसी तरीके की सामाजिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। बाय 1C मैनी ग्रेजुएट्स एंटर्ड गवर्नमेंट थ्रू स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड एग्जामिनेशन। उस समय भी, अब जैसे अगर मैं चोल साम्राज्य की बात करूं, तो वहां पर भी जो ग्रामीण प्रशासन है उसमें परीक्षा के माध्यम से, उसमें समिति और सभाओं के माध्यम से वहां पर कार्य करने वाले लोगों का चयन होता था। तो वैसा ही चयन कहां होने लगा? चीन में। ठीक है, 5 classics क्या है इनके? compilation of wing 5 classics marked a significant development in the Confucianism tradition। showcasing क्या है? चलो पहली बात करते हैं मेटाफिजिकल विजन, यानी divination, numerology, ethics, portraying the cosmos as a dynamic interplay of yin and yang। ideal person aims for unity of men and heaven through continuous self improvement। मानव से अतिमानव की ओर। अगर हम बात करते हैं अरविंद घोष की, तो उन्होंने मानव से अतिमानव जाने की बात की। कहीं ना कहीं यहां पर भी वही है कि भाई जमीन पे, धरती पे जो व्यक्ति है सॉरी, उसका सीधा और स्पष्ट संबंध किससे है? स्वर्ग में रहने वाले देवताओं से। तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है? खुद के सुधार करने से, सेल्फ इंप्रूवमेंट से। मेटाफिजिकल यानी तत्व मीमांसा क्या कहती है उनकी। पॉलिटिकल विजन क्या कहता है उनका? किंगशिप बेस्ड ऑन वर्च्यू, यानी सद्गुण होनी चाहिए। लेजेंडरी रूलर्स कहते हैं याओ शून और यू, एग्जाम्पलीफाइंग मोरल लीडरशिप, नैतिक शासन की बात की। नेतृत्व कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। Their rule emphasizes ethical governance and social harmony, achieved through moral persuasion rather than coercion। नैतिक अनुनय विनय की बात की, कोई ये सही है, ये होना चाहिए तो सबको करना चाहिए, कुछ नहीं कहना, नियम है कर लो। पोएटिक विजन यानी
उनकी काव्य धारणा की बात करें, है ना, वो क्या थी भाई? कॉमन ह्यूमन इमोशंस, आम आदमी के जो विचार हैं, भावनाएं, उनको दिखाना, प्रेजेंटिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ वॉइसेस एंड सेंटिमेंट्स अक्रॉस सोसाइटी। समाज में सभी प्रकार के सभी तरीके के लोग होते हैं, उनको प्रदर्शन करना। एम्फेसाइज किस पे करते थे? म्यूचुअल रिस्पॉन्सिवनेस रेदर देन मेयर एक्सप्रेशन। केवल बोलना नहीं, आदान प्रदान, रिस्पॉन्स होना चाहिए, केवल रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स होना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण क्या कहता है उनका? एज ए कम्युनिटी ऑफ ट्रस्ट रेदर देन एडवर्सरियल सिस्टम। विश्वास आधारित संस्था होनी चाहिए। अब देखो, आप अपने पड़ोसी पे विश्वास करोगे तो घर का ताला लेके भी आप छूट जाते हो, लेकिन अगर आपको पड़ोसी पे विश्वास नहीं है तो आप, वही बात है, आप बोले ताला लगा के जाने में परेशानी होती है। समाज में आज की तारीख में विश्वास का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अभाव स्थापित हो गया है, आसपास में, एक दूसरे में, चाहे वो धन के कारण हो, चाहे धन के कारण हो, चाहे समृद्धि के कारण हो, चाहे शारीरिक सामर्थ्य के कारण हो, बहुत अलग अलग रीजन है। Each individual's duty is to contribute to the public good and the proper conduct of leaders is essential for maintaining social harmony। तो हमेशा सर्वोच्च लेवल पे जो बैठा व्यक्ति है उसे नैतिक शासन करना चाहिए, उसी आधार पे काम। हिस्टोरिकल विजन, ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या कहता है? History serves as a means of self-knowledge and moral judgment, influencing subsequent historical writing in China। इतिहास को देख के आप भविष्य की चर्चा करो। इतिहास में क्या सीखने को मिलता है, इतिहास में क्या गलतियां की गई हैं, इतिहास से अच्छी चीज क्या है, उसको लो और आगे की गलतियां ना दोहराओ। कन्फ्यूशियन रिवाइवल कैसे होता है? बुद्धिज्म जब चाइना आया और डायोस्ट लेंसेज के थ्रू इसमें कुछ परिवर्तन प्रस्तावित हुआ, छह शताब्दी, जैसे कि मैंने आपको बहुत मजबूती से 6 शताब्दी तक टिका रहा। रिच स्पिरिचुअल लैंडस्केप, उन्होंने क्या किया? बुद्धा से अच्छी अच्छी चीजें जो भी थे वो ले सकते, तो अल्टीमेटली जो कन्फ्यूशियनिज्म था, कन्फ्यूशियसवाद था, वो एनहेंस हुआ। अच्छी चीज लेने से आपकी जो मूल संस्कृति, जैसे सनातन संस्कृति है, उसने भारत में आने वाले विभिन्न जो लोग थे, देशों के धर्म के अनुयायी थे, उनसे नई नई चीजें ली और आपका सनातन धर्म बहुत एनरिच हुआ। उसी तरीके से चीन में भी उनका धर्म, उनका जो पंथ है, वो एनरिच हुआ। चैलेंजेस का रेस्पॉन्स, रिक्लेम्ड क्लासिकल इनसाइट्स व्हाइल अडैप्टिंग टू कंटेम्पररी नीड्स, है ना। टैंग डायनेस्टी जो कोलैप्स हुई, उसके बाद से ही परिवर्तन प्रारंभ हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? 19th सेंचुरी, लेटेस्ट कंटेम्पररी की अगर मैं बात करूं, आधुनिक काल की बात करूं, तो आधुनिक काल में इनका क्या दृष्टिकोण चल रहा है? फर्स्ट ओपियम वार जो होती है 1839 से 1842 के बीच में, ईस्ट एशियन सोसाइटीज में बहुत मजबूती से कन्फ्यूजम था। कैसे को एग्जिस्ट करता था? महायान बुद्धिज्म से, जिसका मैंने अभी आपको नाम दिया, डाओइज्म से, शायनिज्म से, यानी शिंटोइज्म। शिंटोइज्म पिछला जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कशन किया था शिंटो। हाउएवर द एनक्रोचमेंट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, मिशनरीज जो आए, मिशनरीज ने जो प्रवेश किया, क्रिश्चियनिटी का जो बढ़ावा दिया, उसने लेड टू डिबेट अबाउट कन्फ्यूशनिज्म वायबिलिटी इन मॉडर्न टाइम्स। प्रश्न पूछने लगे सब कि भाई साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और आधुनिकवाद है, पूंजीवाद, सारे वाद हैं, इनमें कन्फ्यूशियसवाद कहाँ रह गया? क्या वो खड़ा हो पाएगा? तो जवाब क्या मिलता है? थ्रू आउट द 19th सेंचुरी Chinese intellectuals increasingly lost faith in Confucius culture's resilience। उन्होंने कहा कि यार टफ है, अब तो नहीं टिक पाएगा, क्योंकि कुछ काम बचे ही। This shift is exemplified by Liang Zhi's moral outrage against the British, Zheng Guofun's acceptance of Western technology, and Kang Yuan's calls for political reforms। उन्होंने कहा कि नहीं, बेकार है, फेंक दो, कोई मतलब का नहीं है, इट्स जस्ट अ वेस्ट थिंग, थ्रो इट आउट। अब बताओ कहाँ जाएगा कन्फ्यूशियस? पता नहीं कहाँ जाएगा। अल्टीमेटली May 4th मूवमेंट इन 1919 में एंटी कन्फ्यूशियन सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हैवी हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। और क्या आया मेन आइडियोलॉजी? मार्क्स और लेनिन। कब से? 1949 से। साइडलाइन किया किसको? कन्फ्यूशियस विचारों को, रेटोरिक्स को। नेवरदलेस Confucian values persisted in the behavior and attitudes of कंटेम्प्ररी चाइनीज सोसाइटी। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, आज भी चाइनीज सोसाइटी और जो जो वहां का तंत्र है उसमें कन्फ्यूशियस के विचार शामिल है। बट इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा 2, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 एरा, rise of Japan and other East Asian economies known for their Confucius influenced institution has spurred scholarly interest in the relevance of these values in modern context।
आज भी अब चर्चा क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि जापान तो फॉलो करता है, जापान के बहुत सारी चीजें फॉलो होता है, तो ये कहते हैं जो जापान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऑल तो बात वही आई कि भाई पूंजीवाद है, समाजवाद है, समतावाद है, मार्क्सवाद है, लेनिनवाद है ना। चीन में तो वही सब चलता है, लोकतंत्र की तो अवधारणा ही नहीं है। Notable intellectuals including Jiang Shili and Liang Xun has drawn Confucius' roots while critiquing its authoritarian aspects. उन्होंने केवल इतना कहा है कि भाई जो मूल है, जो वैल्यू बेस्ड है, सद्गुणों के आधार पे उसको तो रखो, और जो उसमें ऑथोरिटेरियन है ना उसको हटा दो। बात बस इतनी सी है। रिवाइवल करना है कहाँ? साउथ कोरिया, ताइवान, along with discussion in the West about a modern Confucianism. कन्फ्यूशियस आधारित मानववाद है, उसकी स्थापना की चर्चा कर रहे हैं। दार्शनिक जो हैं किसके? इन रिलीजियंस बेस पे वो चर्चाएं कर रहे हैं कि उनमें से कौन सी अच्छी चीज कहाँ कहाँ रखी जाती है, और खासतौर पर वेस्ट में। और मॉडर्न फॉर्म जैसे बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उनके मॉडर्न फॉर्म की बात करते हैं। रिफ्लेक्ट ऑनगोइंग एंगेजमेंट when Confucianism potential contribute to ethics, environmental philosophy and even business ethics. आज की तारीख में जितने सारे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो वहां कंफ्यूशियनिज्म किस तरीके से रेलेवेंट है, प्रासंगिक है, ये सारे दार्शनिक आज की तारीख में चर्चा करते हैं। एडिशनली कंफ्यूशियनिज्म's emphasis on humanness and interpersonal relationships has opened. आज की तारीख में अगर आप देखो मनोविज्ञान, लोगों का अकेलापन, बातचीत ना करना, सुसाइड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और कंफ्यूशियस बात किसकी करता है? परिवार की, समाज की। जब परिवार और समाज अच्छे होंगे तो ही राजनीतिक तंत्र अच्छा होगा। जब परिवार में आपस में बोलचाल होगी, एक दूसरे का प्रेम होगा, सम्मान होगा, तभी तो समाज बढ़ेगा। उसी की बात करते हैं। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कन्फ्यूशियस बात जो है एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक आइडियोलॉजी बन पाती है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ आज की सीरीज के लिए सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए हाउ यू फील, व्हाट डू यू थिंक आज के लेक्चर के बारे में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।